मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में किस्से कम नहीं थे, पर उस दिन जो हुआ वो किस्सा जितना अजब था उतना ही घनी तरह से चर्चा में चला गया। सुबह की धूप अभी बिखर ही रही थी कि मुल्ला अपना सुबह का नाश्ता लेकर आंगन में बैठे थे। उनका चश्मा नाक से थोड़ा सा नीचे फिसला हुआ था और मूंछें ऐसी टेढ़मेढ़ी कि जैसे मुस्कुराते हुए किसी सवाल का इंतजार कर रही हों। गांव वालों का आना जाना था, कुछ खेत की बात लाते, कुछ परिवार की, पर सबकी जुबान पर एक ही चिंता। शहर के दरबार में आज एक बड़ा मेहमान आने वाला था। कोई समझदार व्यक्ति आया है, कोई कहता था कि नया न्यायाधीश आया है, तो कोई कहता था कि कोई अमीर व्यापारियों का दल आएगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर आसमान से कोई मेहमान आया तो मैं उसकी चाय बनाकर पिलाऊंगा। सुबह की हल्की हल्की हवा के साथ गांव के लोग शहर की ओर जाने लगे। मुल्ला भी अपने पुराने गधे पर चढ़कर चल दिए, पर रास्ते में ही किसी ने बताया कि दरबार में आज शाही मेज पर एक अजीब सी हलचल थी। मुल्ला का मन बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, दरबार में मैं भी जाऊंगा। अगर आसमान वाला मेहमान सचमुच आया है तो उसकी बातों में न कुछ सीखने को मिलेगा, न कुछ हंसने को। मुल्ला दरबार पहुंचे तो ठाठ से भरा हुआ महल था। लोग जमा थे, चकाचौंध की थकान से भरे चेहरे, पर सबसे आगे बैठे वही मुखिया जिनके पास सत्ता का सारा असर था। मुल्ला ने दरवाजे पर खड़े बचपन के दोस्त को देखा, जो अब दरबार में मंत्री बन गया था। मंत्री ने मिलते ही कहा, मुल्ला, आज दरबार में कुछ अजीब आएगा। शाही विद्वान कहते हैं कि आसमान से कोई आगंतुक आया है, जो बोलता नहीं पर हर किसी की आंखों में अपनी कहानी भर देता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बोलता नहीं तो मैं उसे खड़ा कर करम बताऊंगा। मंत्री ने उसकी आंखों की शरारत समझकर उसे अंदर बुलाया। दरबार की सजावट विशाल थी, पर मुल्ला की नजरें सबसे पहले शाही मेज के पास पड़ी, जहां एक पंखे के नीचे चादर पर लेटा हुआ एक बहुत ही अजीब आकृति पड़ा था। वो आकृति किसी इंसान जैसी, पर उसके कपड़े किसी अन्य प्रकार के थे, चमकदार पर पुरानी तरह से। उसके बाल हवा में ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई नन्हा बादल सिर पर बैठा हो। आसपास के लोग खड़े खड़े उसे देख रहे थे, पर किसी की जुबान पर आवाज नहीं थी। मुल्ला ने आगे आकर देखा तो उस मेहमान के शरीर पर छोटे छोटे धूल के दाग और आसमान के धुएं के निशान थे। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर एक अजीब सा शांति था, जैसे किसी ने बहुत दूर की यात्रा करके लौटे हुए हों। शाही चिकित्सक ने उसकी हालत जांची और कहा, यह जीव जिंदा है, पर अस्थाई बेहोशी में है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि यह कहां से आया है। एक विद्वान ने कहा, यह साधारण नहीं, किसी और दुनिया का प्रतीक लग रहा है। मुल्ला ने बिना किसी अफरातफरी के पास जाकर उसके हाथ छुए। अचानक उस मेहमान की आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, मैं भूखा हूं। उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी, पर नई सी, मानो कभी किसी ने डिब्बी खोली हो और उसमें हवा घुल गई हो। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मेहमान ने सिर उठाकर देखा और बोला, मुझे नहीं पता नाम क्या है। मैं वहां से आया हूं जहां रातें चमकीली होती है और सुबह गायब हो जाती है। मैं वहां से आया हूं जहां लोग अपने सवालों को छिपाकर रखते हैं। लोग इस तरह की कविताई बातों से चौंक गए। मुल्ला ने सोचा, ये तो बड़ा खेल है। राजा ने दरबार में हुक्म दिया कि उसे अच्छा भोजन दिया जाए और उसकी देखभाल हो, परंतु मुल्ला की जिज्ञासा कम न हुई। वो उस मेहमान के पास जाकर बैठ गया और बोला, तुम्हें कौन सा खाना चाहिए? मेहमान ने आंखें बंद कर ली, फिर बोला, तुम्हारे गांव की रोटियां, उसमें घी लगे हो और साथ में थोड़े से गुड़ के टुकड़े। ये सुनकर सब हंस पड़े कि कोई आसमानवासी गांव की रोटी मांग रहा है, पर राजा ने आदेश दिया कि वही दिया जाए। गांव वाला झट से भेजा गया भोजन आया और मेहमान ने धीरे धीरे खाया। हर निवाला खाने के साथ उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें उभरती गई, जैसे वो पहली बार किसी स्वाद को पहचान रहा हो। खाना खाते खाते वो धीरे धीरे बोलने लगा,
और उसकी बातें सुनकर दरबार वाले हैरान और प्रभावित दोनों हुए। उसने बताया कि वह उस पार की दुनिया से आया है, जहां हर इंसान के पास एक घंटा होता है, पर उस घंटा का मालिक नहीं होता। वो घंटा हर किसी के लिए अलग ढंग से चलता है, किसी के लिए हंसता है, किसी के लिए रोता है। उसने कहा कि वो वहां एक यात्री था, एक तरह का खोजी, जिसे अपना नाम भूल गया था, पर जिसने दूसरे लोगों के दिलों की कहानियां इकट्ठा की थी। वो कहानियां जमीन पर लाने के लिए उसने खुद को एक साधन बनाया और धरती पर गिरे हुए थे। मुल्ला ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? मेहमान ने कहा, मैंने सुना था कि इस दरबार में लोग बहुत बुद्धिमान हैं, कई तरह के प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, पर मैंने देखा कि यहां के लोग अपने उत्तरों को दूसरों पर परखने के लिए रखते हैं, न कि साझा करने के लिए। इसलिए मैं आया था कि शायद कोई मेरी कहानियां सुने और उसे कुछ हासिल हो। मुल्ला ने हंसकर कहा, अरे, तुम तो बिल्कुल हमारे नक्शे पर आ गए हो। यहां लोग सुनते समझते नहीं, वे सुनकर निचोड़ लेते हैं। तुमको मेरी बात माननी चाहिए। यहां बताओ और भाग जाइए, कौन तुम्हें रोकने वाला? पर मेहमान ने आंखों में गंभीरता भरकर कहा, मैं भागने नहीं आया, मैं यहां रुकना चाहता हूं। मिलने वाला हर इंसान सुनना चाहता हूं और उसकी कहानी में अपनी कहानी मिलाना चाहता हूं। राजा ने यह सुना और थोड़ी जिज्ञासा में कहा, अगर तुम हमारी कहानियां सुनोगे तो क्या हम कुछ नया जान पाएंगे? मेहमान मुस्कुराया और बोला, हर कहानी में एक चाबी होती है, पर वो चाबी ताला ही नहीं खोलती, वो ताला बदल कर निकाल देती है। मैं वो बदल देने वाला हूं। दरबार में सबसे पहले तो लोगों का शक छूटने लगा। किसी ने पूछा, तुम सचमुच नाम नहीं जानते? मेहमान ने कहा, पर तुम मुझे अपने नाम दे सकते हो। राजा ने कहा, तुम्हें इसलिए नाम देना ठीक नहीं, तुम खुद बताओ। मेहमान ने कहा, तुम लोग नामों के साथ खिलवाड़ करते हो। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आसमानवासी कह दिया जाए। और सबने उसे वही नाम दे दिया। मुल्ला ने अपने अंदर की उत्सुकता रोक न पाई और कहा, आसमानवासी, तुम अगर यहां रुकना चाहते हो तो पहले हम तुम्हें हमारे गांव की सादगी दिखाएंगे। आसमानवासी ने गांव देखा, खेत की मिट्टी की खुशबू महसूस की और लोगों की छोटी छोटी चिंताओं को सुना। उसने हर किसी की कहानी सुनी। एक व्यापारी जो अपने बेटे को धोखा दिया था, एक विधवा महिला जिसने सुना था कि उसका पड़ोसी चोरी कर रहा है, एक बच्चे की कहानी जिसने किसी दोस्त को धोखा दिया। आसमानवासी हर कहानी के बाद कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में एक चमक आती और वो किसी बहाने से एक छोटी सी चीज दे जाता। कभी एक पुरानी सीप, कभी एक टूटे बर्तन का टुकड़ा, कभी एक रंगीन धागा। लोग समझ नहीं पाते कि इससे क्या होगा, पर थोड़ी ही दिनों में जो चीज उसने दी, उससे लोगों की जिंदगी में छोटी छोटी हलचलें आने लगी। व्यापारी के बेटे की आंखें फिर खिल उठीं। विधवा का पड़ोसी सच बोल गया और बच्चे ने अपने दोस्त से माफी मांगी। किसी ने कहा कि यह सब जादू है, किसी ने कहा कि यह भाग्य है, पर मुल्ला ने देखा कि हर चीज के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। आसमानवासी बस सुनता और एक निशानी छोड़ देता था, जो लोगों के भीतर के दरवाजों को खोल देती थी। एक दिन दरबार में बड़ा विवाद छिड़ गया। दो बड़े जमींदारों के बीच जमीन के पैमाने को लेकर बहस हुई। दोनों ही पक्षों का दावा सत्य जैसा था और दस्तावेज भी बकायदा थे। राजा ने फैसला करने की सोची, पर मामला उलझा सा था। आसमानवासी ने कहा, मुझे आज उस जमीन की कहानी सुननी है। और जमींदारों को बुलाकर उसने पूछा कि इस जमीन की माटी में क्या छुपा है, किसने कभी इसका नाम लिया था, किसने इसका रोना सुना था। दोनों जमींदार हिचकिचाए, पर आसमानवासी के सवालों के बीच उनकी यादें टूटती बिखरती हुई सामने आई। एक का दादा शहर से आया था और उसने जमीन खरीदी थी। दूसरे की दादी ने कहा कि वो जमीन उनकी पारंपरिक धरोहर है। बस सवालों के जवाबों में ही इतने उलझाव थे कि दस्तावेजों के स्याह पन्ने फीके पड़ गए। मुल्ला ने बीच में आते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि जो कागज ज्यादा गाढ़ा लिखा गया वही सच है? क्या हुआ अगर जमीन खुद बोले कि इसे किसने सबसे ज्यादा चाहा?
सब लोग मुल्ला की बात पर हंसे, पर आसमानवासी ने चुपचाप मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे दोनों जमींदारों के बीच रखा। उसने कहा, मिट्टी को छू लो, अपनी बयानी सुनो। दोनों जमींदारों ने मिट्टी छुई और अचानक उन्होंने बचपन की यादें साझा कर दी और बेटों की कलह, और ऐसा निकला कि जमीन के साथ उनका प्रेम ही असल दावे का आधार था, न कि दस्तावेज। राजा ने फैसला किया कि जमीन को सामूहिक रूप से बांटा जाए और दोनों में एक समझौता कराया जाए। लोग चौंक गए कि न्याय ऐसा कैसे हुआ। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान का दिल कागज से ज्यादा भरोसेमंद होता है। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। आसमानवासी ने दरबार के कामकाज में भी कुछ बदलाव किए। वो कभी राजाओं की सभा में 2-4 सवाल उठा देता, जिससे दरबार के लोग सोचने लगते कि क्या उनका निर्णय सभी के हित में है या सिर्फ दिखावा है। एक बार उसने राजा से कहा, तुम्हारी शाही महरों में लिखी एक बात है, हम सब के लिए न्याय, पर तुम रोज इन्हें अपने दोस्तों के लिए मोड़ देते हो। राजा ने उसे देखा और उसकी आंखों में झलकती वास्तविकता ने उसे असहज कर दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने जाना था कि वो जो कुछ भी करेगा वो बदलाव धीरे धीरे ही होगा। दरबार के बड़े बड़े लोगों ने भी उसे धीरे धीरे अपना लिया, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था, पर उसके पास कहानियों के जरिए लोगों को समझाने की शक्ति थी। पर हर कहानी जैसे किसी दिन खत्म हो ही जाती है। एक सांझ आसमानवासी ने मुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, मेरी यात्रा लंबी हो चली है। मैंने यहां आकर सीख लिया है कि तुम्हारे यहां लोगों की हंसी और गुस्सा दोनों ही बहुत गहरे हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा। मुल्ला ने आंखें चमकाकर कहा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें तो आसमान पर लौटना है। आसमानवासी ने कहा, हां, मुझे लौटना होगा, पर मैं एक आखिरी कहानी छोड़कर जाऊंगा। उसने दरबार को इकट्ठा कराया और कहा कि वह जो बताएगा वो सबके जीवन बदल देगा। लोगों के दिल में एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता दोनों थी। उसने कहा कि वह एक गीत जानता है, पर वो एक गीत नहीं, एक अनुभव है। उसने कहा, जब तुम किसी को सुनते हो तो तुम उसकी आवाज में खुद को जोड़ दो, उसके दुख को अपने पास रखो और उसके सुख को पहचानो। अगर तुम उसे अपने हिस्से की तरह समझोगे तो दुनिया छोटी हो जाएगी। लोकगीत सुनने वाले लोगों ने इसे कविताई समझा, पर मुल्ला ने झट से कहा, यह तो बड़ा आसान है, बस किसी की खुशी में सीधा हिस्सा ले लो। सबने हंसले, पर आसमानवासी गंभीर था। उसने कहा, मैंने ये दुनिया छोड़ी नहीं है, मैं तो यहां का हिस्सा बनना चाहता हूं, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पास कुछ और कहानियां हैं। तब उसने दरबार वालों को एक लाल कांच का छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि कोई निर्णय ठंडा पड़ गया है, इस कांच को पास रखकर सोचो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि हर निर्णय के पीछे इंसान है। राजा ने उसे ये शाही उपहार स्वीकार किया और कहा कि ये अब दरबार की बैठक में रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद आसमानवासी ने अपना बैग बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। मुल्ला ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी चाल थोड़ी अजीब थी, पर तुम्हारी बातें असरदार निकली। आसमानवासी ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुमने मुझसे उम्मीद की तरह सहजता दिखाई। मैं तुम्हासे एक बात कहूं, जब तुम चुटकुले सुनाते हो तो उसमें थोड़ी सी सच्चाई डालते हो, और जब सच्चाई बड़ी भारी होती है तुम उसको चुटकुले में बदल देते हो। यह तुम्हारी कला है। मुल्ला ने कहा, और तुम्हारी? आसमानवासी ने बोला, मेरी कला है कि मैं लोगों की कहानियां सुनकर उन्हें घर ले आता हूं। वो चल पड़ा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक हल्की हवा उठी और वो उस हवा के साथ उठता गया। लोग देखते ही रह गए कि वो आसमान की तरफ बढ़ रहा है। उसके पीछे एक तरह का हल्का सा प्रकाश था जो बादलों में मिलकर गायब हो गया। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की और वापस गांव की ओर चल पड़ा, पर उसके मन में एक खालीपन था जो अजीब तरह से मीठा भी था। गांव वाले उसे मिलकर कहने लगे कि आसमानवासी के आने से क्या क्या बदला। कुछ ने कहा कि जमीन पर इंसान बदले हैं,
कुछ ने कहा कि दरबार में न्याय की हवा आने लगी है। मुल्ला ने तो बस कहा, वो चला गया, पर उसने जो चीजें दी वे हमारे साथ रही, अब उन्हें संभालो। समय बीतता गया। गांव की छोटी छोटी कहानियां अब और भी गहरी हो गई। लोग एक दूसरे के दुख सुख में और अधिक शामिल होने लगे। जमींदारी का मामला भी शांत हो गया। राजा की दरबार में अब वही लाल कांच रखा रहता था, और जब भी कोई मुश्किल मामला आता तो लोग उसे देखकर ठहर कर सोचते कि क्या यह फैसला अपने मन से लिया जा रहा है या सिर्फ दस्तावेजों से। मुल्ला अक्सर राजा से मिलने जाता और कहानियां सुनकर कुछ नया जोड़ देता। उसकी चुटकियां कोई हल्की बातें न रहीं, वे अब लोगों के दिलों पर हल्का सा दबाव डालती, जिसकी वजह से लोग मुस्कुरा कर सही रास्ता चुन लेते थे। किसी रात मुल्ला अपने घर में बैठे हुए था। हल्की बारिश चल रही थी और बाहर चूल्हे की आग पर चावल उबल रहे थे। उसने अपने पुराने चश्मे को साफ किया और सोचा कि शायद आसमानवासी की वापसी अब कभी नहीं होगी। पर तभी उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो वहां वही लालसा कांच पड़ा था। उसके ऊपर एक छोटा सा पत्र। पत्र में लिखा था, जो चीज मैंने दी वो अब तुम्हारे पास है, उसे दीनहीन समझकर न फेंको। कहानियां वही हैं जो तुम बांटते हो। मुल्ला ने पत्र पढ़कर मुस्कुराया और कांच को अपने पास रख लिया। उसने महसूस किया कि कोई तो है जो देख रहा है, सुन रहा है और समय समय पर लोगों की कहानियों को बदलने के लिए आकाश से उतरता है। उस रात गांव में एक नई हंसी गूंजी। वो हल्की, समृद्ध और उन यादों से भरी हुई थी जो आसमानवासी ने छोड़ी थी। मुल्ला ने अपनी मूंछों को सहलाया और बोला, किसी के पास जो हो वो किसी और का हो सकता है, हम सबको बस सुनना चाहिए। और उसकी आवाज हवा में घुल गई, जैसे कोई पुराना गीत वहां कहीं से गुजर रहा हो। समय के साथ ये किस्सा दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते हैं कि जहां भी किसी ने किसी की सच्ची बात सुनी और उसे अपना लिया, वही आसमानवासी कहीं न कहीं मौजूद था। मुल्ला के पास कई नई कहानियां आई और वो भी हर कहानी में थोड़ा सा जुगाड़ कर देता। कभी हंसी, कभी तंज, कभी एक चोट का मरहम। पर किसी ने कभी ये नहीं जाना कि वास्तव में वो आसमानवासी कौन था, उससे कहाँ आया था। कुछ ने कल्पना की कि वो एक देवदूत था, कुछ ने कहा कि वो किसी विद्वान का भटकता हुआ रूप था। पर मुल्ला ने एक दिन अपने घर की चौखट पर बैठकर कहा, ये सब बातें अलग अलग हैं, पर जो जरूरी है वो ये कि किसी ने हमें सुनना सिखाया, और अगर हम सुनना सीख गए हैं तो हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कई वर्षों बाद जब मुल्ला बूढ़े होकर धीमे धीमे चलने लगे, तब भी गांव में वही लाल कांच रखा रहता था और लोगों की कहानियां नई पीढ़ी को सिखाई जाती रही। मुल्ला की कहानियां भी किताबों में नहीं, लोगों की जुबान में जीवित रही। बच्चे उसे सुनते और हंसते, और बड़े सोचते कि क्या मुल्ला ने कभी सच में आसमानवासी को देखा था या सब कुछ उनकी कल्पना थी। पर सच और कल्पना की सीमाएं उस दिन धुंधली हो गई थी, जब आसमानवासी ने गांव की मिट्टी को छुआ था। उस स्पर्श ने हर किसी को यह सिखाया कि कभी कभी किसी की कहानी सुनना ही सबसे बड़ा बदलाव ला देता है। किस्सों में लिखा है कि जिन रातों में चांद थोड़ा सा खो जाता है और तारों की गूंज अचानक बढ़ जाती है, उस समय दूर कहीं आकाश से एक हल्की सी परछाई उतरती है। वो परछाई किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है और वो किस्सा फिर शुरू हो जाता है। एक नया मेहमान, एक नई कहानी और एक नया बैठा हुआ मुल्ला जो सबको हंसाकर जता दे कि सुनना ही सबसे बड़ी कला है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम जितना छोटा था उतनी ही उसकी चालाकी बड़ी। गांव भर में लोग उसे सवालों और चुटकुलों के लिए जानते थे, पर उसी दिन उसने जो किया वो न सिर्फ गांव में बल्कि शहर के दरबार तक की बात बन गया। सब कुछ शुरू हुआ एक मामूली सी वजह से, बाजार के बीचों बीच एक गधे की लाइन। पर वो लाइन कोई आम कतार नहीं थी। उसने सोच समझकर, ठाके और एक अदब से लोगों की आंखें खोलने का काम किया। सूरज अभी ऊंचा बैठा ही था कि मुल्ला
अपने पुराने कंबल में लिपटा बाजार आया। बाजार की चहल पहल उसे हमेशा अच्छी लगती थी। व्यापारी अपने ढेर लगाते, महिलाएं सब्जी चुनती, बच्चे गुड़ की टिकरी के लिए चिल्लाते। गधों की भीड़ थी। गांव से जो भी मनुष्य कुछ काम से या मजे में आया होता, वो गधे लेकर ही आता। गधे उन दिनों गांव का सबसे वफादार सहारा थे। मुल्ला ने देखा कि बाजार में जो सबसे जोर से आवाज करता, वही माल बेचकर सबसे अधिक राहत महसूस करता। पर दिमाग से देखा जाए तो आवाज और काम में कोई समता नहीं दिखती थी। कुछ गधे बड़े भारी सामान खींचते, कुछ हल्के माल पर पैरों से नाचते। पर किसी ने जमीन पर बैठकर नहीं सोचा कि गधों की इतनी अहमियत है। मुल्ला तुरंत एक योजना बनाकर बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। वो आमतौर पर शरारत करता, पर आज उसकी शरारत में हिसाब था। उसने बाजार के मुखिया से कहा कि वो एक त्योहार मनाना चाहता है, गधों का मेला। मुखिया पहले हंसा, फिर चिढ़ गया, पर मुल्ला ने कुछ सिक्के देकर उसे विश्वास दिलाया। जल्दी ही अफवाह फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने एक बैनर उठाया और पूरे बाजार में घोषणा करवाई कि जो कोई भी अपने गधे को सबसे संगठित तरीके से लाइन में लगाएगा, उसे एक उपहार मिलेगा। न कोई पैसे का इनाम था, न कोई भारी चीज, बस एक लाल रिबन और एक सुंदर सा टोकरी जिसमें कुछ गुड़ और सूखे मेवे थे। ये छोटा इनाम देखकर लोग हंसे भी पर उत्सुक भी हो गए। गधे के मालिकों की नाभि में किसी तरह की प्रतियोगिता जल उठी। पहला गधा आया तो उसके मालिक ने उसे रस्सी से जोर से पकड़ा। उसने गधे के कान खींचे, गाल थपथपाए और गधे ने बिना किसी शोर के पीछे खड़ा हो गया। दूसरा मालिक आया, उसने गधे को एक अंगूठी बांधी ताकि वो सीधा खड़ा रहे। तीसरे ने कंबल ओढ़ाकर उसे सजाया। धीरे धीरे एक लंबी अजीब सी पंक्ति बनने लगी। गधे एक के पीछे एक और उनके मालिकों की भीड़ उनके पीछे। मुल्ला ने हर गधे के आगे एक छोटा सा नाम लिखने वाला तख्ती बांधी। कुछ ने नाम पढ़कर हंसे, कुछ ने गंभीरता से बाज की। एक तख्ती पर लिखा था तारीफ, दूसरे पर अहमियत, तीसरे पर सहमति और कुछ तख्तियों पर बूढ़े जमींदरदर के नाम लिखे थे। ये सब देखकर भीड़ में शोर मच गया। मुल्ला ने शांति से एक ताल ठोक कर कहा, आज हम इन गधों को बाजार से दरबार तक ले चलेंगे। लोग हैरान हुए। बाजार के मुखिया ने पूछा, क्यों मुल्ला? गधे तो अपने घरेलू काम के लिए है, इन्हें दरबार तक क्यों ले जाओगे? मुल्ला ने आंखें चमकाते हुए कहा, कभी कभी जब कोई बड़ा सवाल होता है और हर कोई अपनी आवाज से सिर्फ शोर मचाता है, तो गधों जैसी सादगी हमें याद दिलाती है कि किस तरह बिना दाम पेंच के काम होता है। मुखिया ने समझने की नीलामी की, पर उसने मुल्ला के चेहरे पर हंसी देखी और उसे जाने दिया। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही लोग और भी ज्यादा घेर लिए गए। सड़क पर राहगीर अचंभित होकर रुकते और बच्चे अपनी चीख धीली आवाज में पूछते, ये क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने सोचा कि ये किसी अव्यवस्था की शुरुआत है। कुछ ने हंसकर कहा कि ये मेला है, पर जो राजा का दरबार था, वही इस पूरी घटना का असली मनोवैज्ञानिक लक्ष्य था। मुल्ला का इरादा साफ था। वो दरबार तक ये लाइन पहुंचाकर ये सवाल उठाना चाहता था कि न्याय और रस्म रिवाजों के बीच असल किसे महत्व दिया जाता है। वो चाहता था कि जहां लोग शाही शब्दों में अपने फैसले घोषित करते थे, वहां भी एक सादगी की बात पहुंचे, गधों का, जो न बोलते और न शिकायत करते, बस काम करते थे। दरबार पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कई लोग जुड़ते गए। किसी ने अपने गधे के पास एक छोटा झंडा बांधा, किसी ने उसे फूलों से सजाया, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो गधे देखकर ताने कासते, कहते, मुल्ला, ये क्या तमाशा है? दरबार में गधे ले जाओगे? मुल्ला ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, हम तमाशा नहीं कर रहे, हम सिर्फ कमजोरों की आवाज ले जा रहे हैं। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने ताना दिया, पर अगला कदम सबसे जरूरी था, दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचना। दरबार के पहरेदारों ने जब गधों की लाइन देखी तो पहले तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरबार में ऐसे जाने की मनाही है।
पर मुल्ला ने उनके कान पकड़े बिना ही दरबार की सुविधाओं के नियम पूछने शुरू कर दिए। उसने पूछा, अगर मैं कहूं कि अदालत को सुनना चाहिए? पहरेदार हके बके रहे। राजा के पास ये खबर पहुंची। दरबार में हलचल मची। कुछ दरबारियों ने इसे हास्य कहा, कुछ ने इसे अपमान। राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को बुलाओ और गधों की वजह बताओ। मुल्ला खुद शांत चित्त होकर राजा के सामने खड़ा हुआ और देखकर लगा जैसे उसने पहले ही तय कर लिया था कि क्या कहना है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुल्ला, तुम्हारा यह तमाशा किस लिए? मुल्ला ने झुका हुआ सिर उठाकर कहा, मेरे राजन, मैं गधे यहां लाया हूं ताकि आप समझें कि जितनी शान आप अपने आदेशों में भरते हैं, उतनी ही आवश्यकता है कि आप उन आवाजों को भी सुने जो चिल्लाहट नहीं करती। दरबार में कुछ लोग खिलखिलाकर हंसे। एक मंत्री ने कहा, क्या गधे सुनने आते हैं? मुल्ला ने बिना डर के कहा, ये गधे इंसानों से बेहतर सुनते हैं। वे बोझ उठाते हैं पर कभी मांगते नहीं। आप लोग कब से सिर्फ बोलना सीख गए और सुनना भूल गए? इस बात पर अचानक दरबार के हॉल में एक अजीब खामोशी छा गई। हवा में महसूस हुआ कि मुल्ला ने छेड़ दिया है एक ऐसा सवाल जिसे जवाब में शब्द मिलना मुश्किल है। राजा ने ये बात सिर्फ हंसी समझकर टाल दी। उसने कीच सी आवाज निकाली और कहा कि न्यायिक मामलों की गंभीरता को गधों के साथ तुलना करना वो स्वीकार नहीं करेगा। पर मुल्ला ने बिना कतरा दिए आगे कहा कि आज के इस दरबार में कई ऐसे मामले हैं जहां दस्तावेज भारी दिखते हैं पर सच हल्का होता है, और कई जहां लोग बहुत बोलते हैं पर उनकी आवाजों में कोई सच नहीं होता। उसने एक एक करके दरबारियों के सामने छोटे छुए किस्से सुनाए। एक व्यापारी जो अपनी बात बड़े ढंग से रखता था पर रोज अपने नौनिहालों की भूख नहीं देखता। एक अमीर जो खेती की टोकरी की परवाह नहीं करता। एक बड़े अधिकारी जो कागज के पीछे छिपा रहता था। उसकी बातें सीधे दिल पर लगती। कुछ लोग अपने आप को देखकर शर्मिंदा हुए, कुछ ने गुस्से से लाल चेहरा कर लिया। पर सच्चाई यही थी कि मुल्ला की हर बात एक जोरदार परछाई की तरह थी, छोटी पर असरदार। तभी एक बड़ा मामला दरबार में आया। दो विलक्षण संपत्तियों के बीच का विवाद था। नोटरी और गवाहों के कागज थे, पर दोनों पक्षों की आंखों में दर्द था। राजा ने कहा कि कागज और गवाह और कानून तय करेंगे, पर मुल्ला ने हवा में गधे की लाइन को इशारा करते हुए कहा, कागजों को सुनाना आसान है, पर क्या कागज जमीन की आत्मा को समझ सकता है? यह सुनते ही दरबार की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने उसे मंद स्वर में कहा कि अगर उसके पास कोई ठोस सुझाव है तो कहे। मुल्ला ने कहा कि वो चाहता है कि जमीन को छुआ जाए। लोग अजीब भावों से उसे देखें तो उसने आगे कहा कि गधे की नजर में जमीन वही है जो उस पर खड़ा होकर खुद बोलता है। सभी ने सोचा कि ये मूर्खता है, पर राजा ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि थोड़ा अलग तरीका अपनाया जाए। दोनों पक्षों को जमीन पर एक पाई पकड़वाकर अपना दावा करने दिया जाए और किसी तटस्थ व्यक्ति को देखना होगा कि किसका प्रेम जमीन के साथ ज्यादा गहरा है। मुल्ला ने गधे के मालिकों को बुलाया और कहा कि गधे जमीन पर बैठें। उन्होंने गधे के सामने मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े रखवाए और कहा कि जो भी गधा सबसे अधिक झुकता है उसी पक्ष को बड़ा हिस्सा दिया जाए। ये सुनकर लोग हंसे, पर फिर भी चलता फिरता न्याय हुआ। जब गधे मिट्टी की ओर झुके और अपने सिर से मिट्टी को छूकर सुगंधित आंखें बंद कर बैठे तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आ गई। दोनों पक्षों की आंखों में बचपन की यादें उभर आई, दादाजी की बातें, माताजी की मेहनत। न्याय सिर्फ सही कागजों से तय नहीं हुआ, बल्कि दो दिलों के बीच सहमति लौट आई। राजा ने फैसला किया कि जमीन को साझा किया जाए और एक छोटे से त्योहार की तरह यह साझा विधि मान ली गई। लोग चकित थे कि कुछ गधे और मुल्ला की साधारण चाल ने न्याय का स्वर बदल दिया। इस घटना के बाद पूरा शहर मुल्ला की बातों पर सोचने लगा। गधे भी धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए सम्मान की निशानी बन गए। मुल्ला ने वहां थोड़ी सी नाटक भी जोड़ी। उसने दरबार के कुछ प्रमुख लोगों को गधे की पीठ पर बैठाकर एक छोटा सा जीवन चक्र दिखाया। एक राजा
जो अपनी ऊंची कुर्सी से नीचे उतरकर खेत देखे, एक मंत्री जो कागजों को नहीं पर किसानों को समझे। वो सब कुछ मजाक में ही करता, पर मजाक के पीछे सच्चाई थी। कई बार शाही लोगों ने गधे की पीठ पर बैठकर खुद को महसूस किया, और जब वे उतरे तो उनकी चाल में कुछ नरमी आ गई। धीरे धीरे ये घटना एक दौर बन गई। मुल्ला ने बाजार से दरबार तक जो गधों की लाइन लगाई थी, वो केवल मजाक या विद्रोह नहीं था, वो एक तरह का पाठ था। लोगों ने जाना कि गधे की सादगी में भी गहनता होती है, कि शोर करने वाले और बोलने वाले हमेशा सही नहीं होते। मुल्ला ने यह भी सिखाया कि हर आवाज का एक अर्थ होता है, और यदि हम बिना सुने निर्णय ले तो न्याय खो जाता है। लोगों ने तब से गधों का अलग ही आदर करना शुरू कर दिया। वे गधा मालिकों को सम्मान देने लगे, और यहां तक कि राजा ने दरबार में एक छोटा सा नियम बना दिया कि जो भी बड़ा निर्णय होगा, उसका पालन करने से पहले खेतों और आम जनता की सुनवाई की जाए। मुल्ला की हंसी अब सिर्फ शरारत नहीं रही, वो सूझबूझ बन गई थी। वो अक्सर कहता, अगर आप गधे से सीखना चाहो तो वो आपको बताएगा कि काम में सच्चाई और धैर्य कितना मायने रखते हैं। और लोग हंसते हुए अब ये बात मानने लगे। कई साल बाद जब मुल्ला की उम्र बढ़ी और उसकी चाल धीमी हुई, तब भी वो मार्केट के बीचों बीच बैठकर गधों की याद दिलाता। बच्चे उसके पास आकर पूछते कि वो फिर क्यों गधे लेकर दरबार गया था, और वो हंसकर कहता कि वो केवल गधों की लाइन लेकर न्याय की कसम दिलाने गया था। उसकी बातें सरल थी पर असरदार रही। शहर के लोग बताते कि उस दिन के बाद दरबार की बातें बदल गई। न्याय में दया और सबकी सुनवाई की परंपरा बनी। मुल्ला ने दिखाया कि कई बार बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी तलवार या घोषणा से नहीं, बल्कि एक मजाकिया परिप्रेक्ष्य और सादगी से आता है। किस्सा खत्म नहीं हुआ। उसकी कहानी हर बार तब उभरती जब कोई बड़ा निर्णय बिना लोगों की सुनवाई के हो जाता। कोई नया मंत्री जब सत्ता के शोभा के लिए चक्कर काटता, कोई अमीर जब अपने अहंकार के साथ किसी गरीब का अधिकार छीनता, तो लोग मुल्ला की गधों वाली पंक्ति की याद दिला देते, और यही याद दिलाती कि सच्चाई और इंसानियत हर शाही शब्द से ऊपर है। मुल्ला ने बाजार से दरबार तक गधों की लाइन लगाकर ये सिखाया कि न्याय सुनने में है, दिखावे में नहीं। उसकी सादगी ने शहर की कायनात को कुछ पल के लिए बदल दिया, और ये बदल हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस गया। मुल्ला नसीरुद्दीन की जिंदगी कभी रूटीन में नहीं बंधी रही। उसके किस्से गांव के आंगन से लेकर शहर के दरबार तक फैलते रहे। वो हर मामले में एक चुटकी हंसी और एक गंभीर नजर लेकर चलता, पर एक दिन जो हुआ वही आखिरकार उसे अदालत तक ले गया। ऐसा नहीं था कि उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो, नहीं कोई हिंसा की थी। उसकी गलती यह थी कि वो सच्चाई को उस भाषा में कह गया जो सत्ता के लिए अपमान से कम नहीं थी। ये कहानी ठीक उसी दिन से शुरू होती है जब मुल्ला ने बाजार में एक नन्हा सा घोटाला देख लिया, और उसे उसी तरह सबके सामने रखा जैसे चांद के ऊपर धूल का दाग दिख जाता है। बात कुछ यूं थी। गांव के पास की बड़ी सड़क पर एक नया व्यापारिक घर खुला था। नामी गिरामी सामान, चमकते बर्तन, और उन बर्तनों की चमकदार कीमतों के बीच बड़े बड़े बैनर लगे थे। व्यापार मालिक हाफिज अहमद शहर का मशहूर आदमी था। उसकी दुकान की साख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने दरबार के कुछ लोगों से घनिष्ठता भी बना ली थी। लोग कहते थे कि हाफिज के पास हर तरह का रिश्ता है, रईसों से लेकर दरबारी अफसरों तक। उसे देखकर लोग कहते जैसे सब कुछ उसके पास है। लेकिन मुल्ला ने देखा कि उसके पास सब कुछ दिखता है, पर लोगों की आंखों में जो भूख थी वो कम नहीं हुई थी। एक सुबह मुल्ला बाजार गया और उसने देखा कि हाफिज की दुकान पर कुछ अजीब चल रहा है। कुछ दुकानदार जो पुराने समय से उस इलाके में थे, उनके मुंह पर चिंता की लकीरें थी। मुल्ला ने सुना कि हाफिज कुछ पुराने माल को नया दिखाकर बेच रहा है। उसने उनके बर्तन थोड़े से रंग बदल दिए थे, कुछ ऊंचे चिपक कर रख दिए और दाम पुराने पर ज्यादा लगा दिए। लोग खरीदारी कर रहे थे, कुछ अनजान खरीदते हुए मुस्कुरा रहे थे।
मुल्ला ने सोचा कि ये तो छोटा सा धोखा है, पर उसकी नजरें यही पकड़ी कि जो लोग सस्ते दामों पर अपना रोज का सामान लेते थे, वे उसी सामान को महंगा दाम देकर ले जा रहे थे। ये बात उसे खलने लगी, पर उसने पहली बार कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि हाफिज ने दरबार के कुछ निचले अफसरों को भी खाने पीने पर बुलाया है और चुपके से कहा जा रहा था कि अगर कोई शिकायत करे तो उसे दमन करके शांत कर दिया जाएगा। मुल्ला की जिज्ञासा बढ़ी और उसने तय किया कि उसे इस तरह की चोरी का चूरन बनाकर सबके सामने रख देना चाहिए। मुल्ला के पास उस समय भी अपनी ही तरह की हल्की फुल्की चालें थी। उसने सोचा कि अगर वो सीधे सीधे आरोप लगा दे तो लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने बाजार के बीचों बीच गधे की एक छोटी सी कतार लगा दी। वो कतार दिखने में तो मजाक की थी, पर इसका संदेश बड़ा था। गधों के सामने उसने पुराने सामान के टुकड़े रख दिए और हर टुकड़े पर वो नाम लिखवा दिया जो उस सामान की असलियत का इशारा करे। कलाकृत, बरसाती, पुनरुज्जीवित और इसी तरह। लोगों ने पहली बार में हंसकर इसे तमाशा समझा, पर जब मुल्ला ने जोर देकर कहा कि वही सामान दरबार में बैठे किसी बड़े अफसर को दिखाओगे तो वो बाजार की हंसी को गंभीर मान लेगा, तो कुछ लोगों की चेतना जग गई। आखिरकार कुछ लोगों ने शिकायत की और हाफिज का खेल सामने आ गया। दस्तावेज और प्रमाण जुड़े और कुछ दिन बाद उसकी दुकान पर जांच के आदेश दिए गए। हाफिज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बड़ा घबराया नहीं। उसने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने दरबार के कुछ बड़े लोगों से संपर्क किया और बोला कि मुल्ला की हरकतें असम्मानजनक है। उसने कहा कि वो गांव की शांति भंग कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है और दरबार को बेइज्जत कर रहा है, क्योंकि उसने उनकी नाक के नीचे चाल फैल दी थी। कुछ दरबारियों ने इस दावे को गंभीरता से लिया। दरबार के दर्जनों अफसरों में से कुछ ऐसे थे जिन्हें लगता था कि मौजूदा व्यवस्था में थोड़ा सा ताना फेंकना प्रतिशोध का तरीका है। उन्होंने जनता में दरबार की गरिमा को बनाए रखने की बात कही और यह बताया कि किसी को भी सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का अपराध साबित करने का हक नहीं है। उसे जुर्माने और अदालत के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। यहीं से मुल्ला की मुसीबतें शुरू हुई। मुल्ला ने सोचा कि वो सब कुछ हंसी खुशी संभालेगा। उसने तो केवल सच्चाई को एक मजाक में रखा था, पर हाफिज ने इसे बड़ा मामला बना दिया। उसने मुल्ला पर मानहानि और सार्वजनिक अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया और दरबार के आदेश पर उसे बुलाने की मांग की। राजा ने कहा कि ऐसे मामले की जांच होनी चाहिए और फैसला विधि के अनुसार लिया जाएगा। मुल्ला की नासमझ दोस्ती और शरारत के पैसे पर वो इतना बड़ा मामला बन गया कि उसे अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। ये सुनकर सारे गांव में हलचल मच गई। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा कि मुल्ला ने गलत किया और उसे शर्मिंदा होना चाहिए। कुछ ने कहा कि मुल्ला ने बस सच कहा और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। मुल्ला खुद परेशान था, पर उसकी परेशानियां सिर्फ कानूनी नहीं थी। वे उसका आत्मसम्मान और उसका तरीका सोचने का परीक्षण भी थी। अदालत का दिन आया। शहर का बड़ा हॉल भीड़ से भर गया। लोग इस मामले को बस मनोरंजन नहीं समझ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि आम इंसान और सत्ता के बीच उस दिन कौन सा फैसला होगा। हाफिज के वकील लंबे लंबे तर्क दे रहे थे कि मुल्ला ने बिना प्रमाण के आरोप लगाए, लोगों को गुमराह किया और व्यापारी का प्रतिष्ठा नुकसान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज में अशांति फैलाते हैं और उन्हें दंड मिलना चाहिए। मुल्ला के पास वकील नहीं था। वो अकेले ही अदालत के मंच पर पहुंचा और उसके कपड़े पुराने थे, पर उसकी आंखों में वो वही चतुराई और सच्चाई की चमक थी। वो चुपचाप सुनता गया, पर उसके दिल में प्रश्न उठ रहे थे कि क्या सच बोलने के लिए अदालत में जाना एक अपराध है। जब मुल्ला को बोलने की मौका मिला तो उसने बिना आवेश के बड़ी सादगी से अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसने जो कुछ भी किया वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं था। उसने केवल लोगों को सच दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि उस सच से कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा, पर नुकसान से बड़ा प्रश्न ये है कि समाज किस लिए है।
क्या वह केवल उन लोगों के हित के लिए है जो सत्ता में है, या सभी के लिए है? उसने हाफिज की दुकान के सामानों के बारे में जो तथ्य बताए वे अदालत के सामने नए नहीं थे। वे तो बाजार में चर्चा के सबूत थे। पर अदालत के कुछ बुजुर्ग अफसरों को मुल्ला की बातें बुरी लगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई का प्रदर्शन करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर किसी की इज्जत मिट्टी में मिली तो कानून उसे बेहतर तरीका देता है, नहीं तो नाजायज कामों से बचो। मुल्ला ने इसी पर कहा कि कानून तभी काम करेगा जब लोग उससे न्याय की उम्मीद रखें। पर आज जो लोग जमीन पर चलने वाले हैं, उन्हें न्याय मिलने से पहले आवाज उठानी आनी चाहिए। यहां उसने कुछ उस तरह की बातें कही जिनका असर दरबारियों की हंसी से ज्यादा कठिन था। उसने सीधे तौर पर कहा कि कई बार वही लोग जो अदालतों में बैठते हैं उन लोगों की हिफाजत करते हैं जो गरीबों को धोखा देते हैं, और वे अपनी गरिमा पर इतना ध्यान देते हैं कि सच उनके सामने भी धूल बनकर रह जाता है। ये वाक्य सुनते ही कोर्ट के माहौल में ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ लोग ये कहते हुए चुप हो गए कि मुल्ला ने बहुत दर्दनाक सच को करारा शब्द दिया, पर कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ गया और वे इसे अपमान समझ बैठे। हाफिज के वकील ने तुरंत इसका फायदा उठाया और कहा कि मुल्ला ने सीधे तौर पर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत की गरिमा पर सवाल उठेगा तो व्यवस्था का गला ही घोंट दिया जाएगा। उनके तर्क सुनकर कुछ जजों के चेहरे सख्त हो गए। मुल्ला को समझ गया कि मामला अब केवल हाफिज और उसके सामान तक नहीं रहा, वो सिस्टम पर सवाल उठाने जैसा बन गया है। उसने देखा कि इस सवाल का जवाब उसे अदालत से नहीं मिल सकता, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बात कुछ यूं थी। गांव के पास की बड़ी सड़क पर एक नया व्यापारिक घर खुला था। नामी गिरामी सामान, चमकते बर्तन और उन बर्तनों की चमकदार कीमतों के बीच बड़े बड़े बैनर लगे थे। व्यापार मालिक हाफिज अहमद शहर का मशहूर आदमी था। उसकी दुकान की साख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने दरबार के कुछ लोगों से घनिष्ठता भी बना ली थी। लोग कहते थे कि हाफिज के पास हर तरह का रिश्ता है, रईसों से लेकर दरबारी अफसरों तक। उसे देखकर लोग कहते जैसे सब कुछ उसके पास है। लेकिन मुल्ला ने देखा कि उसके पास सब कुछ दिखता है, पर लोगों की आंखों में जो भूख थी वो कम नहीं हुई थी। एक सुबह मुल्ला बाजार गया और उसने देखा कि हाफिज की दुकान पर कुछ अजीब चल रहा है। कुछ दुकानदार जो पुराने समय से उस इलाके में थे, उनके मुंह पर चिंता की लकीरें थी। मुल्ला ने सुना कि हाफिज कुछ पुराने माल को नया दिखाकर बेच रहा है। उसने उनके बर्तन थोड़े से रंग बदल दिए थे, कुछ ऊंचे चिपक कर रख दिए और दाम पुराने पर ज्यादा लगा दिए। लोग खरीदारी कर रहे थे, कुछ अनजान खरीदते हुए मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि यह तो छोटा सा धोखा है, पर उसकी नजरें यही पकड़ी कि जो लोग सस्ते दामों पर अपना रोज का सामान लेते थे, वे उसी सामान को महंगा दाम देकर ले जा रहे थे। ये बात उसे खलने लगी, पर उसने पहली बार कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि हाफिज ने दरबार के कुछ निचले अफसरों को भी खाने पीने पर बुलाया है और चुपके से कहा जा रहा था कि अगर कोई शिकायत करे तो उसे दमन करके शांत कर दिया जाएगा। मुल्ला की जिज्ञासा बढ़ी और उसने तय किया कि उसे इस तरह की चोरी का चूरन बनाकर सबके सामने रख देना चाहिए। मुल्ला के पास उस समय भी अपनी ही तरह की हल्की फुल्की चालें थी। उसने सोचा कि अगर वो सीधे सीधे आरोप लगा दे तो लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने बाजार के बीचों बीच गधे की एक छोटी सी कतार लगा दी। वो कतार दिखने में तो मजाक की थी, पर इसका संदेश बड़ा था। गधों के सामने उसने पुराने सामान के टुकड़े रख दिए और हर टुकड़े पर वो नाम लिखवा दिया जो उस सामान की असलियत का इशारा करे। कलाकृत, बरसाती, पुनरुज्जीवित और इसी तरह। लोगों ने पहली बार में हंसकर इसे तमाशा समझा, पर जब मुल्ला ने जोर देकर कहा कि वही सामान दरबार में बैठे किसी बड़े अफसर को दिखाओगे तो वो बाजार की हंसी को गंभीर मान लेगा, तो कुछ लोगों की चेतना जग गई। आखिरकार कुछ लोगों ने शिकायत की और हाफिज का खेल सामने आ गया। दस्तावेज और प्रमाण जुड़े
और कुछ दिन बाद उसकी दुकान पर जांच के आदेश दिए गए। हाफिज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बड़ा घबराया नहीं। उसने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने दरबार के कुछ बड़े लोगों से संपर्क किया और बोला कि मुल्ला की हरकतें असम्मानजनक है। उसने कहा कि वो गांव की शांति भंग कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है और दरबार को बेइज्जत कर रहा है, क्योंकि उसने उनकी नाक के नीचे चाल फैल दी थी। कुछ दरबारियों ने इस दावे को गंभीरता से लिया। दरबार के दर्जनों अफसरों में से कुछ ऐसे थे जिन्हें लगता था कि मौजूदा व्यवस्था में थोड़ा सा ताना फेंकना प्रतिशोध का तरीका है। उन्होंने जनता में दरबार की गरिमा को बनाए रखने की बात कही और ये बताया कि किसी को भी सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का अपराध साबित करने का हक नहीं है। उसे जुर्माने और अदालत के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। यहीं से मुल्ला की मुसीबतें शुरू हुई। मुल्ला ने सोचा कि वो सब कुछ हंसी खुशी संभालेगा। उसने तो केवल सच्चाई को एक मजाक में रखा था, पर हाफिज ने इसे बड़ा मामला बना दिया। उसने मुल्ला पर मानहानि और सार्वजनिक अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया और दरबार के आदेश पर उसे बुलाने की मांग की। राजा ने कहा कि ऐसे मामले की जांच होनी चाहिए और फैसला विधि के अनुसार लिया जाएगा। मुल्ला की नासमझ दोस्ती और शरारत के पैसे पर वो इतना बड़ा मामला बन गया कि उसे अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। ये सुनकर सारे गांव में हलचल मच गई। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा कि मुल्ला ने गलत किया और उसे शर्मिंदा होना चाहिए। कुछ ने कहा कि मुल्ला ने बस सच कहा और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। मुल्ला खुद परेशान था, पर उसकी परेशानियां सिर्फ कानूनी नहीं थी। वे उसका आत्मसम्मान और उसका तरीका सोचने का परीक्षण भी थी। अदालत का दिन आया। शहर का बड़ा हॉल भीड़ से भर गया। लोग इस मामले को बस मनोरंजन नहीं समझ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि आम इंसान और सत्ता के बीच उस दिन कौन सा फैसला होगा। हाफिज के वकील लंबे लंबे तर्क दे रहे थे कि मुल्ला ने बिना प्रमाण के आरोप लगाए, लोगों को गुमराह किया और व्यापारी का प्रतिष्ठा नुकसान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज में अशांति फैलाते हैं और उन्हें दंड मिलना चाहिए। मुल्ला के पास वकील नहीं था। वो अकेले ही अदालत के मंच पर पहुंचा और उसके कपड़े पुराने थे, पर उसकी आंखों में वो वही चतुराई और सच्चाई की चमक थी। वो चुपचाप सुनता गया, पर उसके दिल में प्रश्न उठ रहे थे कि क्या सच बोलने के लिए अदालत में जाना एक अपराध है। जब मुल्ला को बोलने की मौका मिला तो उसने बिना आवेश के बड़ी सादगी से अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसने जो कुछ भी किया वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं था। उसने केवल लोगों को सच दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि उस सच से कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा, पर नुकसान से बड़ा प्रश्न ये है कि समाज किस लिए है। क्या वो केवल उन लोगों के हित के लिए है जो सत्ता में है, या सभी के लिए है? उसने हाफिज की दुकान के सामानों के बारे में जो तथ्य बताए वे अदालत के सामने नए नहीं थे। वे तो बाजार में चर्चा के सबूत थे। पर अदालत के कुछ बुजुर्ग अफसरों को मुल्ला की बातें बुरी लगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई का प्रदर्शन करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर किसी की इज्जत मिट्टी में मिली तो कानून उसे बेहतर तरीका देता है, नहीं तो नाजायज कामों से बचो। मुल्ला ने इसी पर कहा कि कानून तभी काम करेगा जब लोग उससे न्याय की उम्मीद रखें। पर आज जो लोग जमीन पर चलने वाले हैं, उन्हें न्याय मिलने से पहले आवाज उठानी आनी चाहिए। यहां उसने कुछ उस तरह की बातें कही जिनका असर दरबारियों की हंसी से ज्यादा कठिन था। उसने सीधे तौर पर कहा कि कई बार वही लोग जो अदालतों में बैठते हैं उन लोगों की हिफाजत करते हैं जो गरीबों को धोखा देते हैं, और वे अपनी गरिमा पर इतना ध्यान देते हैं कि सच उनके सामने भी धूल बनकर रह जाता है। ये वाक्य सुनते ही कोर्ट के माहौल में ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ लोग ये कहते हुए चुप हो गए कि मुल्ला ने बहुत दर्दनाक सच को करारा शब्द दिया, पर कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ गया और वे इसे अपमान समझ बैठे। हाफिज के वकील ने तुरंत इसका फायदा उठाया और कहा कि मुल्ला ने सीधे तौर पर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत की गरिमा पर सवाल उठेगा
तो व्यवस्था का गला ही घोंट दिया जाएगा। उनके तर्क सुनकर कुछ जजों के चेहरे सख्त हो गए। मुल्ला को समझ गया कि मामला अब केवल हाफिज और उसके सामान तक नहीं रहा, वो सिस्टम पर सवाल उठाने जैसा बन गया है। उसने देखा कि इस सवाल का जवाब उसे अदालत से नहीं मिल सकता, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह अदालत की शरण में बैठा रहा और उसने अपना न्याय अपने तरीके से पाने की उम्मीद छोड़ी नहीं। अदालत ने कुछ दिनों की सुनवाई की और कई गवाह बुलाए गए। कुछ गवाह हाफिज के साथ थे। कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए कि उन्होंने सचमुच पुराने माल को महल में खरीदा। पर ऐसे गवाह भी आए जिन्होंने कहा कि वे मूल रूप से बाजार के दबाव में थे और मुल्ला की नाटकीयता ने ही उन्हें सच बताने के लिए प्रेरित किया। मामला पेचीदा बनता गया क्योंकि सच्चाई के अलग अलग रंग सामने आ रहे थे। मुल्ला ने एक एक करके हर व्यक्ति की बात सुनी और हर बार उसकी सरल सी टिप्पणी अदालत में लोगों को झकझोर देती। उसकी बातों में कोई घृणा नहीं थी, पर उसकी सादगी ऐसी थी कि अमीरों की ओट कट जाती। अदालत ने अंततः फैसला सुनाया कि मुल्ला के खिलाफ किए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती जब तक ठोस साक्ष्य न हो। पर साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक रूप से किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाले ब्यौरे गैरकानूनी हो सकते हैं। ये न तो पूरी तरह मुल्ला की जीत थी और न ही पूरी तरह हाफिज की। अदालत का आदेश था कि हाफिज को अपने व्यापार में पारदर्शिता लानी चाहिए और मुल्ला को भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सुनते ही कुछ लोग राहत महसूस करने लगे, पर कुछ लोगों को लगा कि अदालत ने बात को टाल दिया और असल सवाल जस का तस रहा। मुल्ला के लिए यह अनुभव गहरा था। उसे महसूस हुआ कि न्याय की जगह अदालत नहीं है, बल्कि समाज की जागरूकता है। अदालत ने उसे मजहब, परंपरा और कानून के बीच में रख दिया था। मगर यह भी सच था कि अदालत में जाना ही उसे मजबूरी थी। उसने देखा कि बिना अदालत के मामला उसी तरह दबकर रह सकता था और हाफिज का व्यापार चालू रहकर और लोगों को छलता रहता। उसके जाने का कारण यही था कि उसे लगता था कि अदालत एक ऐसा मंच है जहां उसके कहे को रिकॉर्ड किया जा सके, जहां कुछ नियमों के अनुसार किसी भद्र व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जा सके। उसने अदालत को अंतिम रूप से एक स्थान माना जहां कथन और सबूत का वजन होता है। इसलिए वो गया न्याय की उम्मीद में, भले अदालत उसे पूरी तरह संतोष न दे। अदालत के बाद भी मुल्ला की जिंदगी में बदलाव आए। हाफिज ने अपनी दुकान में कुछ सुधार किए। उसने कुछ दर्जे सच को स्वीकारा और कुछ चपलता बदल दी। लोगों ने भी अपने खरीदने के तरीके में बदलाव लाया। मुल्ला का नाम विवाद में रहा, पर साथ ही उसकी आलोचना करने वालों की संख्या भी कम न हुई। पर जो महत्वपूर्ण था वो ये कि मुल्ला ने लोगों को ये सिखाया कि सच्चाई के लिए आवाज उठाना अकेले किसी के सम्मान की बात नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी है। अदालत ने उसे आवश्यक निर्णय तो नहीं दिए, पर उसने लोगों को सवाल पूछने की हिम्मत दी। उस हिम्मत से गांव में नए किस्से और नए सुधार जन्म लिए। कई वर्षों बाद लोग पूछते कि मुल्ला की अदालत यात्रा का मकसद क्या था। कुछ कहते कि वो शौर्य के लिए गया था, कुछ कहते कि वो बदले की भावना लिए गया था। पर मुल्ला ने हमेशा चुटकी में कहा, मैं वहां इसलिए गया क्योंकि अगर सच को दरबार में दर्ज नहीं किया गया तो वो हवा की तरह उड़ जाएगा। उसने जो कुछ भी पाया वो अदालत का अंतिम निर्णय नहीं था, बल्कि लोगों की समझ थी जो बदल गई। हाफिज ने धीरे धीरे अपने पुराने तरीकों को त्यागा और बाजार में थोड़ा सा बदलाव आया। कुछ अमीरों ने भी सोचने पर मजबूर हुए कि किस तरह उनका अधिकार दूसरों की जरूरतों पर भारी पड़ सकता है। मुल्ला की अदालत यात्रा ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी कानून को पलटकर समाज की आंखें खोलनी पड़ती है, और कानून भी अक्सर तब काम आता है जब लोगों की आवाजों का एक ढांचा बनता है। इस कहानी का अंत ये नहीं कि मुल्ला ने अदालत में जीत हासिल की या हार। उसका अंत ये था कि उसने समाज को ये सिखाया कि सच्चाई सिर्फ एक शब्द नहीं, वो कार्रवाई और जिम्मेदारी भी मांगती है। उसने ये भी सिखाया
कि अदालत कभी कभी आखिरी रास्ता होती है, और जब कोई सच्चाई इतनी गहरी हो कि दूसरों की चोट का कारण बनती है तो उसे वहां भी उठाना पड़ता है ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। मुल्ला ने अदालत जाकर दिखाया कि कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर आवाज उठाए तो उसे सुनने का रिवाज बदल सकता है। कई सालों के बाद मुल्ला जब अपने घर के आंगन पर बैठा करता तो लोग उसे याद करते और पूछते कि आखिर उसने अदालत जाकर क्या हासिल किया। वो मुस्कुराकर बस कहता, मैंने तो अपना काम किया, मैंने सच्चाई को एक मंच दिया। कुछ लोग उस मंच को पसंद नहीं करते, पर मंच पर जो बातें कही जाती हैं वे हवा में नहीं गुम होती। शायद यही वजह है कि मैं अदालत गया था, और उसकी वो सादगी, उसका वो हंसता हुआ चेहरा लोगों को बार बार याद दिलाता कि न्याय की राह लंबी होती है, पर शुरुआत एक आवाज से होती है, और उन आवाजों में मुल्ला की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम गांव में किसी किस्से की तरह नहीं, लोग उसे रोज की जरूरत समझते थे। सुबह की चाय के साथ उसकी बातें घर घर पहुंचती। उसकी मक्खी भद्दी हंसी से बच्चे चौंकते और बूढ़े लोग उसकी बातों में अचरज के साथ सहमतीज लेते। मुल्ला का मजाक हल्का था पर उसका नजरिया तेज था। वो छोटी छोटी बातों में बड़ी सच्चाई पकड़ लेता और उसे एक चुटकी में सामने रख देता। पर उस साल गर्मियों में कुछ ऐसा हुआ कि उसका मजाक पहली बार किसी की गरीबी को इंसाफ दिलाने का रास्ता बन गया। घर घर में एक नया चेहरा था, कमल की मां, जो गांव के बाजार में सादा सा कपड़ा बुनकर बेचती थी। उसकी आंखों में थकान थी और हाथों में पुराने कांटे की लकीरें। पति की मौत के बाद उसने बच्चों को पालने के लिए वही छोटा सा सिलाई का काम सीख लिया था। वो दिन भर सूर्य की धूप झेलकर भी अपने कपड़े सस्ते दाम पर बेचती और शाम को लौटकर बच्चों को रोटी देती। गांव के कुछ अमीर लोग उसकी मेहनत के बारे में भूलते रहे। उन अमीरों में से एक नामी व्यापारी मास्टर जी शहर से आने वाले लोगों के बीच प्रभावी माना जाता था। उसका दुकान बड़ा था और बातों में उसकी मिठास लोगों को भाती थी। एक बार मास्टर जी ने गांव में बड़े दाम पर कुछ कपड़े भेजे और कहा कि वे अनन्य गुणवत्ता के हैं। गांव के कुछ लोग, जिन्हें पता नहीं था, मास्टर जी के बातों में आ गए और महंगे कपड़े खरीदने लगे। कमल की मां ने जो सादा कपड़ा वो बेचती थी उसे लोग कम समझने लगे। उसे बेचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर उसकी गरीबी कोई खेल नहीं थी। बच्चों का पेट भरे बिना वो सोती नहीं थी। मुल्ला ने बाजार में कुछ दिनों तक देखा। उसने देखा कि मास्टर जी कभी कभी पुरानी चीजों को नए ब्रांड का लेबल लगा देता, सस्ते कपड़े को महंगे टैग पर रख देता और लोगों को अफरातफरी में खरीदार बना देता। गांव वाले चुपचाप खरीदते रहे क्योंकि आवाज उठाने में शर्म आती थी। पर कमल की मां ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने मास्टर जी से अपनी शिकायत की कि उसका सादा कपड़ा बेचने में मुश्किल हो रही है, पर मास्टर जी ने उसे ताना मारकर कहा कि बाजार तो प्रतिस्पर्धा का है और हर कोई अपना काम बचाए। कमल की मां के पास कोई दस्तावेज न थे, उसका बचपन और मेहनत ही उसके पास थी, और वे कोई अदालत में दिखाने के काम की चीज नहीं थी। मुसलमानों के कुछ त्योहारों और गांव के मेलों में मुल्ला की बातें अक्सर सुनने को मिलती। वो लोगों की बेतुकी आदतों पर कटाक्ष करता, लेकिन उससे ज्यादा उसकी चाल ये थी कि वो किसी मुद्दे को हल्के फुल्के रंग में रखकर लोगों के दिल खींच लेता। उस दिन उसने ठान लिया कि कमल की मां की परिस्थिति बदलनी चाहिए, पर वो सीधे किसी को दोष देने की बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बिना प्रमाण के चीखने से लोग पीछे हट जाते हैं। उसने अपनी पुरानी आदत से कुछ बड़ा सोचा, एक मजाक जो कानों तक नहीं दिलों तक पहुंचे। मुल्ला ने बाजार में एक बड़ा मैदान देखा जहां हर सप्ताह हाट लगता। उसने वहां एक कपड़ा मेला का ऐलान किया। उसने नहीं कहा कि ये किसी के खिलाफ है, सिर्फ ये कहा कि गांव के सारे कपड़े दिखाए जाएं और सबसे अच्छा कपड़ा चुनने वाला पुरस्कार मिलेगा। लोग उत्साहित हुए। कुछ सोचते थे कि ये बच्चों का खेल होगा, कुछ सोचते थे कि मुफ्त की शोभा होगी। मास्टर जी हंसे, पर उसके दिल में कहीं तड़प थी,
क्योंकि वो जनता के सामने आना पसंद नहीं करता था अगर उसके सामान की असलियत उजागर हो जाए। फिर भी दिखावे के चक्कर में वो अपनी नई नई चीजें लेकर आया और बाजार में बड़े पर्दे के साथ अपनी दुकान लगा बैठा। कपड़ा मेला शुरू हुआ और कमल की मां ने अपना सादा सा ढेर रखा। लोगों की नजरें चमकती चीजों पर थी, कुछ चमकीले रंगों से लुभे तो कुछ नामों से प्रभावित। मुल्ला ने मेला में हर कपड़े के पास एक छोटा सा तख्ती लगा दी, पर उसने नामों की जगह बस एक एक शब्द लिखा। सच, स्वाभिमान, मिट्टी, ममता, बिन बात। लोग हंसे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये तख्तियां क्यों हैं। मुल्ला की चाल इतनी नरमी से पड़ी थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसके पीछे बड़ी बात है। जब निर्णय का समय आया, मुल्ला ने एक नया नियम बनाया। उसने कहा कि किसी कपड़े की असल परख केवल देखने से नहीं होगी, उसे पहनकर जांचो। उसने कुछ गांव वालों को चुना जिन्हें बदल बदल कर कपड़े पहनने का मौका मिला। लोग हंसते हंसते ये तमाशा देखने लगे, पर मुल्ला ने फिर से खेल बदल दिया। उसने कहा कि हर व्यक्ति जो कपड़ा पहनकर अच्छी तरह से चलेगा, उसे एक छोटी सी कहानी सुनकर ही न्याय मिलेगा। लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ मस्ती है, पर जिनकी आंखों में ईमानदारी थी वे गंभीर हो गए। मास्टर जी ने अपनी महंगी चादर पहनकर आया। उसका कपड़ा नरम और चमकीला था, पर जैसे ही उसने उसे पहना और जमीन पर चलने की कोशिश की तो कपड़ा एक दूसरे रंग में दिखा। असल कपड़ा झुर्रियों से भरा और नीचे के सिले में हवा निकल रही थी। लोग हैरान हुए, पर कुछ ने सोचा कि ये किसी तरह की चाल है। तभी कमल की मां ने अपना सादा सा कपड़ा पहना और निकली। उसका कपड़ा भी साधारण था, पर चलने पर उसके कपड़े में वो कसावट और मजबूती थी जो कि उसने वर्षों की कड़ी मेहनत में बनाई थी। लोग चुप हो गए क्योंकि कपड़े की पिटारी में कमल की मां की रोजी रोटी का पसीना, उसकी ईमानदारी झलक रहा था। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और बोला, कई बार दिखावट सच्चाई को ढक लेती है, पर सच्चाई ज्यों की त्यों रहती है। ये बात सुनते ही कुछ लोगों ने मास्टर जी से प्रश्न किया कि वो अपने कपड़ों के स्रोत कहां से लाता है। मास्टर जी ने झूठ में घबराहट दिखाई और कहा कि ये बड़ी फैक्ट्री से आता है। फिर मुल्ला ने फिर से एक मजाकिया सवाल पूछा, अगर आपकी फैक्ट्री इतनी बड़ी है तो क्या वो उन लोगों की मांओं को भी खाना देती है जो वहां काम करती है? मास्टर जी की आवाज कांप उठी, पर उसने जवाब टाल दिया। भीड़ में कुछ युवाओं ने उनके कपड़ों की टैग और सिलाई की जांच शुरू कर दी। टैग उतरते ही पता चला कि कुछ कपड़ों पर पुराना काम नया लिखा गया था, कुछ पर भीतरी सिलवटें छुपा दी गई थी। लोगों के बीच खलबली मच गई। यहां तक तो यह तमाशा था, पर असली मोड़ तब आया जब कुछ गांव वालों ने बताया कि मास्टर जी अपने सस्ते माल के कुछ हिस्से यहाँ वहां बेचकर ही बहुत पैसा बना रहा है और कुछ गरीब कारीगरों को बहुत कम दाम पर काम करवा रहा है। कमल की मां ने आंखों में नम दिखाकर बताया कि उसने रात दिन काम करके भी अपने बच्चों के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाई, जबकि मास्टर जी के हाथों में उसने कई बार अपने पुराने बने कपड़े देखा जिनसे उसे काम मिलता था। बात ने रूप ले लिया और लोग गुस्से में आ गए। मुल्ला ने मजाक से पहली बार सख्ती दिखाई। उसने कहा कि वो किसी को उजागर करने नहीं आया था, पर अगर सच सामने आ रहा है तो उसे सुनना चाहिए। उसने मसला गांव के शिक्षित दुकानदारों और कुछ बुजुर्गों के सामने रखा। सभी ने मिलकर फैसला किया कि मास्टर जी को बाजार में सार्वजनिक रूप से अपने तंत्र का खुलासा करना होगा और जिन कारीगरों को उसने कम दाम दिया है उन्हें उनके हक के हिसाब से भुगतान करना होगा। मास्टर जी ने पहले इनकार किया, पर फिर भीड़ का दबाव बढ़ा और कुछ गवाह सामने आने लगे जिन्होंने अपने नाम छुपाकर सच बताया। मास्टर जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि आज तक किसी ने उसके कपड़ों के पीछे की सच्चाई उजागर नहीं की थी। कमल की मां के लिए यह बड़ा क्षण था। उसे पैसा मिला, पर उससे बढ़कर जो मिला वह था मान, लोगों की आंखों में सम्मान। उसने ठाका नहीं मारा, बस अपने बच्चों को गोद में लिया और कहा, अब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए दे सकती हूं। मुल्ला ने चुपके से उसे देखा और उसकी आंखों में गर्व की एक अलग चमक थी।
मजाक ने काम कर दिया था, पर मजाक के पीछे सच्चाई थी, लोगों की समझ और सहमति। ये पहली बार था कि गांव ने सीधे सीधे गरीब की आवाज को सुना और उसे न्याय दिलाया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मास्टर जी ने बाद में अदालत का सहारा लेने की कोशिश की, पर अब साक्ष्य थे और गांव वालों की एकता भी। कुछ ने उसे समझाया कि श्रम का सम्मान करना ही सही व्यापार का आधार है। मास्टर जी को धीरे धीरे अपनी गलती माननी पड़ी और उसने कारीगरों का भुगतान किया। गांव में नियम बने कि किसी भी व्यापारी की वस्तुएं खरीदने से पहले उनके स्रोत और बनाने वालों की हालत देखे जाए। कमल की मां ने बाद में एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसने वहां दूसरे कमजोर महिलाओं को रोजगार दिया, ताकि वे भी गरीबी के बोझ से निकल सके। मुल्ला की चुटकियां अब सिर्फ हंसी बनाने नहीं रही, वे लोगों को सोचने और काम करने पर मजबूर करने लगी। कई वर्ष बाद जब बच्चे बड़े हुए और गांव की गलियां बदलने लगी, तब भी उस दिन का किस्सा जिंदा रहा। लोग बताते कि कैसे एक मजाक, एक मेला और थोड़ी सी शरारत ने बड़ी आवाज पैदा की और एक गरीब औरत को इंसाफ दिलाया। मुल्ला ने भी ये सब देखकर कहा, हंसी में भी ताकत होती है, बस उसे सही जगह और सही समय पर लगाना आना चाहिए। उसने कभी अपना काम छोड़कर अदालत नहीं गया, ना ही उसने कोई बड़ा नारा लगाया। उसने केवल लोगों को सोचना सिखाया और उन्हें ये याद दिलाया कि इंसाफ हमेशा बड़े कानों वाले लोगों के लिए नहीं होता। वो कभी कभी वही होता है जो गांव के छोटे लोग अपने काम की इज्जत से पाते हैं। उस कहानी का असर ये दिखा कि मजाक तब तक हंसी लगता है जब तक वो किसी की मदद न करे, पर जब मजाक मेहनत, विवेक और हिम्मत के साथ जुड़ जाए तो वो इंसाफ का रूप ले लेता है। कमल की मां की मुस्कान और मुल्ला की सादगी गांव की यादों में इस तरह गूंजी कि आने वाली पीढ़ियां भी सीख लें कि गरीबी को आर्हत बनाने के बजाय उसे न्याय दिलाना समाज की असली